टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अब आपको सीधे ले चलते हैं टीवी 9 के व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे सम्मेलन में, जहां दूसरे दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर मौजूद हैं। पहले तो आपने समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा एक बार फिर से, पहला सेशन है, हमारे पहले गेस्ट हैं, जोरदार तालियां हो यहां पर। सबसे पहले आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि इन 100 सालों में कितना संघ बदला, कितना भारत बदला। भारत की बात तो पहले होनी चाहिए। वास्तव में भारत काफी बदला है और अब मैं देखता हूं कि वो भारत है जिसकी युवा पीढ़ी में एक आत्मविश्वास है और वो ये जानता है कि भारत के पास भी वो शक्तियां हैं जिससे वो दुनिया में सबसे आगे बढ़ सकता है। और ये आत्मविश्वास जो है, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि है स्वाधीनता के बाद की, कि भारत के लोग अब भारत पे बहुत विश्वास कर रहे हैं और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी विश्वास को बनाने में जितना योगदान संभव था वो संघ अपनी स्थापना से ही पिछले 100 वर्षों से लगातार देता रहा और उसके लिए फिर जो जरूरत थी, जैसे अधिक कार्यकर्ता चाहिए थे, देश के हर कोने तक पहुंचना था, हमारे उपक्रम में, कार्यक्रमों में नई बातें जोड़नी थी, जो लोग अभाव में थे उनके लिए नए उपक्रम, सेवा काम शुरू करने थे, ऐसे बहुत सारे काम, या जिससे भारत के लोगों का आत्मविश्वास बनेगा, ऐसे देश के महत्वपूर्ण विषयों पर जहां कई बार अनजाने में लोग अपनी भूमिकाएं स्पष्ट नहीं ले सकते, संघ ने प्रारंभ से ये बात रखी कि उन विषयों पर बिल्कुल बिना भय से स्पष्ट भूमिकाएं लेनी चाहिए और वही अभी तक संघ करता आया है। संघ आपको लगता है बदला है इन 100 सालों में या वैसा ही है? देखिए, वैसे तो संघ, मूल बात जो संघ जिसके लिए बना कि पूरे भारत को एक फिर से अपने पुनर्वैभव की स्थिति में ले जाना है और उस उद्देश्य के लिए पूरे हिंदू समाज को जोड़ना, संगठित करना, देश की एकता के लिए काम करना, वो काम में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, वैसे ही चल रहा है। हाँ, बाहर की बातें तो बदलती रहती है, हमारी रचनाएं बदली, हमारे शाखा के समय पत्रक बदला कि पहले केवल शाम को लगती थी, अब जैसे लोगों का समय पत्रक है, सुबह भी लगती है, देर रात को भी लगती है, लोगों की सुविधा से लगती है। तो वो बहुत सारी बातें, गणवेश में भी बदलाव होते गए बहुत सारे, तो बाहरी बहुत सारी चीजें बदली, लेकिन उसकी जो मूल आत्मा है वो वैसी की वैसी है। मेरा अगला सवाल भी यही है कि अगर इन 100 सालों की बात की जाए तो जिस उद्देश्य से संघ बना था, जो फोकस था या जो गोल्स थे, वो कितने प्रतिशत हासिल कर पाए? संघ के काम को ऐसे प्रतिशत में तो नहीं माप सकते, न हम लोगों के पास ऐसा कोई पैरामीटर है, क्योंकि संघ का उद्देश्य ये था कि पूरा जो समाज है उसको मजबूत करना है, उसके अंदर एक आत्मविश्वास लाना है और धीरे धीरे समाज स्वयं ही अपने पुरुषार्थ और कर्तृत्व के साथ जो देश को और स्वयं को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो अपने हाथ में ले ले। ऐसी व्यवस्थाएं समाज में खड़ी हो, ऐसा आत्मविश्वास खड़ा हो, तो मुझे लगता है कि मैंने जैसे प्रारंभ में कहा कि उस दृष्टि से एक एस्पिरेशन, एक आत्मविश्वास तो दिख रहा है। और एक बात बहुत बड़ी उपलब्धि ये हुई है, ऐसा मैं मानता हूं, कि अब संघ जिस काम को भी आगे ले जा रहा था उस काम को समाज के बहुत सारे लोग अब समझने लगे हैं और बहुत सारे कार्यों में समाज के बहुत सारे लोग, जिसको हम सज्जन शक्ति कहते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य करने में लोग सामने आ रहे हैं। जैसे हम हर समय देखते थे कि कोई भूकंप हो गया तो हम लोग वहां जाते थे, लेकिन इस बार जब कोरोना का जब ये विपदा आई तो हमने देखा कि हमारे साथ समाज की कितनी सारी संस्थाएं, कितने सारे लोग, बहुत सारे लोग जुड़ गए। तो ये जो एक बहुत बड़ा बदलाव है और मुझे लगता है कि ये जो एक उत्साह है वो मुझे लगता है बहुत बड़ी एक हम लोगों के लिए एक विश्वास बढ़ाने वाली बात है। तो यानी जो आप चेतना लोगों के बीच में लाना चाहते थे वो वहां तक पहुंच रही है।
बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार नागपुर में संघ मुख्यालय आ रहे हैं। पूरा देश ये समझना चाहता है, जब भाजपा के सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक से मिलते हैं, मुलाकात होती है, तो क्या विमर्श होता है, किन मुद्दों पर बातचीत होती है? स्वाभाविक है कि वो देश समाज की जो घटनाएं हैं उस पर बात करते ही हैं। स्वाभाविक रूप से उन बातों का आदान प्रदान होता है और एक स्वयंसेवक के नाते संघ का जो संदेश रहता है कि हम लोग अपनी स्वयं को अच्छा रखें और अपना पूरा ऊर्जा जो है, अपनी शक्ति जो है देश सेवा में लगा दे और एक अंतिम व्यक्ति की चिंता हो, तो उसी संदर्भ में वो लोग भी बात करते हैं कि हम इस कार्य को किस तरीके से आगे बढ़ा पा रहे हैं और किस तरीके से और आगे अच्छा बढ़ा सकते हैं। नागपुर की पावन धरती, बाकी वो दोनों ही बता सकते हैं कि और क्या क्या बात होती है। नागपुर की पावन धरती जो राम की तपोभूमि रही है, आरएसएस की कर्मभूमि है, यहीं से कुछ ही दूरी पर महात्मा गांधी का सेवाश्रम भी है और यही बाबा साहब अंबेडकर की दीक्षा भूमि भी है। उसी नागपुर में पहली बार हिंसा होती है, जो हमने अभी कुछ दिन पहले देखी, और औरंगजेब के नाम पर होती है और आगजनी भी होती है। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, कोई भी प्रकार की जो हिंसा होती है, मैंने पहले भी कहा था जब बेंगलोर में इस प्रकार का प्रश्न आया, तो कोई भी हिंसा तो समाज के स्वास्थ्य के हित में नहीं होती है और हिंसा को तो आज के समय में हम लोगों को टालना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई दंगाई है और जो जानबूझ के इस तरह से करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर कानून को अपना सख्त रवैया अपनाना भी चाहिए, जरूर अपनाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा विषय उठा, आपको लगता है ये जरूरी था? ऐसी बात है कि देखिए, जो इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे व्यक्तित्व है जिनको हम हीरो की तरह देखते हैं, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज है, संभाजी महाराज है, राणा प्रताप है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब कुछ लोग अगर ये बात सोचते हैं कि उनका महत्व कम है और जो आक्रांता थे, जो लोग यहाँ पर आक्रमण करने आए, यहाँ पर एक तरह से हिंसा करने आए, यहाँ की अस्मिता और यहाँ की पहचान को मिटाने के लिए आए, तो उनका गौरवगान तो नहीं हो सकता ना। तो ये विवाद इसीलिए चल रहा है अपने देश में कि कुछ लोग अभी भी ऐसे लोगों का गौरवगान करने में लगे हुए हैं। अगर आप राम जन्मभूमि का विषय लेंगे तो वो विषय इसीलिए उठा ना, मंदिर तो वैसे बहुत थे, विषय इसलिए उठा कि जो भारत की अस्मिता है, भारत का जो गौरव है, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकती। अगर इस देश में कोई ऐसे लोग हैं कि जो लोग ऐसे आक्रांताओं के गौरवगान करते हैं, तो वो सही नहीं है। और जब भी कोई ऐसे लोगों का गौरवगान करेगा, तो मुझे लगता है समाज से उनके संदर्भ में आक्रोश उठेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिन लोगों को औरंगजेब में अपना नायक दिखता है, उन पर तो विमर्श की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस देश में ज्यादातर लोग औरंगजेब को एक क्रूर शासक मानते हैं, लेकिन वो लोग संविधान के साथ भी हैं। उनका ये कहना है कि कब्र खोद देना या जिस तरीके से बातें हो रही हैं, ये सारी चीजें संविधान के विरुद्ध हैं। उनका ये कहना है कि अगर कब्र से परेशानी है तो संवैधानिक तरीके भी तो हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? नहीं, मुझे लगता है बातें तो संविधान के अंदर ही होगी। ये बात देखिए, ये बात प्रतीकात्मक है कि भाई आप ऐसे व्यक्तित्व का गौरव करते नहीं करते। इतिहास में जो बातें हैं, जो घटनाक्रम हुआ है, वो तो रहेगा, अपनी जगह है। बस हमारा दृष्टि क्या है वो महत्वपूर्ण है कि हम उस इतिहास को किस दृष्टि से देखते हैं, कि वो भारत के हित में क्या है, भारत के गौरव की बात क्या है और भारत के लिए दुख की बात क्या है, या भारत के मित्र कौन है और शत्रु कौन है। ये मुझे लगता है समाज के जागृति का विषय है, दृष्टि का विषय है, और उसी के अंतर्गत उसको देखना चाहिए। लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, जो लोग कहते हैं कि हम नामो निशान मिटा देंगे, कब्र खोद देंगे, कब्र को हटा देंगे, इनके लिए आपका क्या संदेश? मुझे लगता है कि अपना समाज बहुत समझदार है और लोकतंत्र में किस तरीके से विषयों को आगे ले जाना है, इस चर्चाओं को, इसके बारे में मुझे लगता है लोगों की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये विषय इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत ज्यादा इसके ऊपर चर्चा हो रही है, हर जगह इस पर बातचीत हो रही है और एक मैसेजिंग जारी है पूरी दुनिया में। इसीलिए मैं आपसे एक और सवाल इस पर पूछूंगा।
इसमें कोई शक नहीं है कि औरंगजेब देश का खलनायक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक पक्ष यह भी कहता है कि खलनायकों पर भी अध्ययन करना जरूरी है, और उसके पीछे का तर्क यह है कि अगर आप उसका नाम मिटा देंगे तो आने वाली पीढ़ी उसके बारे में कैसे जानेगी। जैसे ये वो बात हो गई कि आप राम की कहानी में रावण का जिक्र ना करें, कृष्ण की कहानी में कंस का जिक्र ना करें, देवी दुर्गा की कहानी में महिषासुर का जिक्र ना करें। ठीक वैसे ही औरंगजेब के बिना आप छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कैसे जानेंगे? मुझे लगता है ये प्रश्न उतना मतलब प्रासंगिक नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि जब मैंने बताया कि इतिहास की तरफ देखने की दृष्टि है, इतिहास जो है वो तो इतिहास है ना। राम रावण की कथा है, वो कथा अपनी जगह है। अब हम मुख्य प्रश्न वो नहीं है, मुख्य प्रश्न है दृष्टि क्या है आपकी। आप रावण को क्या मानते, रावण को क्या मानते, यही महत्वपूर्ण विषय है। मुझे लगता है चर्चा का विषय वही होना चाहिए और वही विषय चल रहा है देश में। क्योंकि अब एक और विषय हो गया, वो राणा सांगा के ऊपर विमर्श शुरू हो चुका है। मुझे लगता है ऐसा है कि विषय अपने देश इतना पुराना देश है और इतने वर्षों के बहुत सारे विषय है, तो बहुत वर्षों में जो है इस तरीके से बातों को प्रस्तुत किया गया। बहुत सारे जो हमारे देश के हीरोज थे उनको एक तरीके से हाशिए पर या पर्दे के पीछे ढकेलने के भी प्रयास चलते रहे, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक आत्मदेश में जगे आत्मविश्वास की निशानी है कि वो सारी जो दृष्टि है, वो जो दृष्टि दोष आया था विजन में, सोचने में, उसको मुझे लगता है कि ये पीढ़ी पूरा ठीक करना चाहती है।